हमारा आज का टॉपिक है आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य। आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य में सबसे पहले आता है छल कपट एवं अशुद्धियों को रोकना, अशुद्धि एवं छल कपटों को शीघ्र पकड़ना, कार्यकुशलता में वृद्धि, उत्तरदायित्व निर्धारित करना, अंतिम खातों का शीघ्र तैयार हो सकना, अंकेक्षण का कार्य सरल होना, लेखा पुस्तकों की विश्वसनीयता एवं नैतिक प्रभाव। छल कपट एवं अशुद्धियों को रोकना। आंतरिक निरीक्षण का हमारा प्रथम उद्देश्य यही होता है कि इस तरह से निरीक्षण प्रणाली अपनाई जाए जिससे प्रत्येक कर्मचारी यह समझ सके कि उसके द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। इससे उस पर नैतिक प्रभाव पड़ेगा और वह छल कपट करने से बचेगा। इसलिए हमारा आंतरिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य छल कपट एवं अशुद्धियों को रोकना है। नेक्स्ट आ रहा है अशुद्धि एवं छल कपट को शीघ्र पकड़ना। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है जिससे प्रत्येक व्यवहार के अथवा उससे संबंधित लेखे के कई भाग कर दिए जाते हैं और एक कर्मचारी के केवल एक भाग से संबंधित कार्य ही देखता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो जाती है। अतः वो कहीं भी कोई गलती करता है तो तुरंत उसके अगले स्टेप में ही वो पकड़ में आ जाती है। इस तरह आंतरिक निरीक्षण से अशुद्धियाँ एवं छल कपट शीघ्र ही हमारे पकड़ में आ जाती है। कार्यकुशलता में वृद्धि। इसमें जब कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति के द्वारा होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति यह चाहेगा कि वह कार्य निर्धारित नियमों और मान्यताओं के अनुसार करे और सही करे, जिससे गलती की संभावना कम से कम हो। अनजाने में गलती हो सकती है लेकिन जानबूझकर संभावना नहीं हो, और हो तो भी कम से कम गलती की संभावना हो, जिससे कर्मचारियों में कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा इसका आ रहा है आंतरिक निरीक्षण का उद्देश्य उत्तरदायित्व निर्धारित करना। जब कार्य का विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि प्रत्येक खंड कार्य किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, तो जिस खंड में कोई गलती रहती है तो उसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है। इस तरह उत्तरदायित्व निर्धारण में यह सहायक होती है। नेक्स्ट है हमारा अंतिम खातों का शीघ्र तैयार हो सकना। आंतरिक निरीक्षण का हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि खातों की शुद्धता की जांच हो जाए और अंतिम खाते शीघ्र ही तैयार होकर हो जाए, जिससे इसको उपयोग में लेने वाले पक्षकारों को इससे संबंधित समस्त जानकारी समय पर प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ प्रबंध को यदि कोई योजना से संबंधित निर्णय लेने हो तो उसकी जानकारी भी तुरंत मिल जाए या समय पर मिल जाए। इससे हमारी आंतरिक निरीक्षण के द्वारा अंतिम खातों का प्रकाशन शीघ्र ही तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है अंकेक्षण का कार्य सरल होना। अंकेक्षण का कार्य किस प्रकार सरल होता है? आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत कार्य का विभाजन किया जाता है और उस विभाजन के द्वारा ही स्वतः ही एक दूसरे के कार्यों की जांच होती रहती है। तो इस प्रकार जब बाह्य अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है अंकेक्षण कार्य हेतु, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि उस संस्था में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपनाई गई है या नहीं। यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपनाई जाती है तो उसका अंकेक्षण का कार्य सरल हो जाता है, क्योंकि जो लेखे प्राप्त हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक विश्वसनीय होते हैं, तो वो अपनी जांच को सुगमता से कर सकता है। इसलिए उसका कार्य सरल हो जाता है, अन्यथा उसको विस्तृत हर पहलू की विस्तृत जांच करनी पड़ती है। फिर लेखा पुस्तकों की विश्वसनीयता।
आंतरिक निरीक्षण में जब कार्य की स्वतः ही जांच होती रहती है तो इसके द्वारा जब लेखे तैयार किए जाते हैं तो वो लेखे विश्वसनीय होते हैं। दूसरे बाहरी व्यक्ति जब उसमें कोई व्यवसाय में कोई डील करता है, संपर्क करता है या व्यावसायिक व्यवहार करता है और उसके द्वारा उसे जब ये पता चलता है कि इस व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली काफ़ी सुदृढ़ है तो वह उस व्यवसाय में से संबंध बनाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है, जिससे यह सभी कार्य लेखा ये आंतरिक निरीक्षण की वजह से ही संभव होता है। नेक्स्ट हमारा आता है नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव तो है ही है, क्योंकि जब किए गए कार्यों की जांच कर्मचारियों में यह भय बना रहता है कि उसने जो भी कार्य किया है उसकी जांच दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाएगी और उसके झूठ है, यदि कोई गबन, छल कपट या अशुद्धि की है तो वो पकड़ में आ जाएगी। तो वह हमेशा सजग और सतर्क रहकर ही कार्य करेगा, जिससे वो कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव बना रहता है। अच्छा, आंतरिक निरीक्षण इसलिए भी अपनाया जाता है कि अंकेक्षक को अपना पूरा कार्य नहीं करना पड़े और वह संपूर्ण जांच कर प्रत्येक पहलू की संपूर्ण जांच न करके परीक्षण जांच करके शीघ्र ही अपना कार्य समाप्त करके संस्था को रिपोर्ट प्रदान करते। यह हमारे आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य है। अब नेक्स्ट आ रहा है कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से क्या क्या लाभ है। एक संस्था के द्वारा जब आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई जाती है तो सबसे पहला प्रभाव या लाभ वो यही होता है कि वहाँ के कर्मचारी सावधान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की जांच अन्य व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। अतः वह पहले से ही सावधान हो जाता है और सावधान होकर सही सही कार्य करता है। उसके बाद कर्मचारी ईमानदार हो जाते हैं। कर्मचारी को ईमानदार होगा, क्योंकि जब उस पर नैतिक प्रभाव बना रहता है और उसे भय बना रहता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की जांच दूसरों के द्वारा की जाएगी, तो वह अपना कार्य संपूर्ण ईमानदारी से पूरा करेगा। उसके बाद है संपूर्ण वातावरण पर नैतिक प्रभाव। आंतरिक निरीक्षण के द्वारा ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है जिससे व्यवसाय के समस्त व्यवहार चतुराई, परिश्रम और ईमानदारी के साथ किए जाते हैं, जिससे संपूर्ण वातावरण पर व्यवसाय के संपूर्ण वातावरण पर नैतिक प्रभाव बना रहता है और कार्य स्मूथली चलता रहता है। नेक्स्ट आ रहा है अशुद्ध एवं छल कपट में कमी। ये तो हमारा मुख्य उद्देश्य या लाभ है ही है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाने से। जब हम आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाते ही क्यों हैं कि संस्था में छल कपट व अशुद्धि कम से कम हो, और जब हो भी जाए तो उसको तुरंत पकड़ा जा सके और सुधार हेतु कार्यवाही की जा सके। तो यह हमारा आंतरिक निरीक्षण से महत्वपूर्ण लाभ है, अशुद्ध एवं छल कपट में कमी आना। नेक्स्ट लाभ है हमारा छल कपट व अशुद्धि का शीघ्र पकड़ा जाना। यदि किसी संस्था में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली नहीं अपनाई जाती है और संस्था के कर्मचारियों के द्वारा जाने या अनजाने में कोई गलती या अशुद्धि रह जाती है तो उसका तुरंत पता नहीं चलेगा। जब लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर जब अंकेक्षण कार्य करवाया जाता है या खातों का अंकेक्षण करवाया जाता है, उस स्थिति में उस गलती का या अशुद्धि का पता चलता है, तब तक काफ़ी देर हो जाती है। इसलिए आंतरिक निरीक्षण से हमारी गलती छल कपट है वो शीघ्र ही पकड़ में आ जाता है। ये छल कपट का संचित प्रभाव नहीं पड़ना।
जब आंतरिक निरीक्षण से छल कपट या शुद्धि शीघ्र ही पकड़ में आ जाती है तो उसका आगे किए जाने वाले कार्यों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वो वहीं पर उसका समापन हो जाता है। नेक्स्ट है अंतिम खातों का शीघ्र तैयार हो जाना। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाने से कर्मचारियों और अधिकारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है और इससे वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए कार्य को शुद्ध एवं सही रूप से निश्चित समय पर पूरा करते हैं। जब कार्य सही होगा और निश्चित समय पर किया जाता है तो अंतिम खाते भी शीघ्रता से तैयार हो जाते हैं। फिर अंकेक्षण को सुगमता। अंकेक्षण को सुगमता कैसे रहती है कि जब आंतरिक प्रणाली संतोषप्रद होती है तो अंकेक्षक का कार्य भी सरल हो जाता है। वह सभी लेखांकन व्यवहारों की गहन एवं विस्तृत जांच न करके परीक्षण जांच के द्वारा भी अपने कार्य की समाप्ति करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। इससे अंकेक्षण को सुगमता रहती है। उसके बाद है प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व निश्चित होना। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि संपूर्ण कार्य को किसी एक ही व्यक्ति को सौंपा नहीं जाता, यानी उसका विभाजन कर प्रत्येक खंड को अलग अलग व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, जिससे जिस खंड में गलती हुई है तो उससे संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कोई कर्मचारी यह कहकर नहीं टाल सकता कि यह मेरे द्वारा किया गया कार्य नहीं है, यह गलती मैंने नहीं की है, क्योंकि हर स्तर पर कार्य का विभाजन इस प्रकार होता है कि कार्य के हर स्तर पर जांच होती रहती है। तो निचले स्तर पर जो कार्य हुआ उसकी जांच हो गई तो वो व्यक्ति निश्चित होगा कि मेरे द्वारा किए गए कार्य में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, अतः उसको हम दोषी नहीं ठहरा सकते। इस तरह आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से जिस खंड में अशुद्धि रही है उसके उत्तरदायी व्यक्ति को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उसके बाद व्यवसाय का निश्चित होना। जब आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई जाती है और कार्य का विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है तो छल कपट की संभावना कम रहती है, अशुद्धि की संभावना कम रहती है। इससे कर्मचारी को भी व्यवसाय की तरफ से इतनी परेशानी नहीं होती और वो निश्चित रहता है कि उसका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आगे आ रहा है नैतिक प्रभाव। यह तो हमारा आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का प्रमुख लाभ है कि कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव को बनाए रखना। जब तक कर्मचारियों पर कोई ऊपर से नैतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक वो अपने कार्य को सुचारू रूप से ईमानदारी पूर्वक नहीं करेंगे। यह तभी संभव है जब आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई जाए, तो इससे कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव बना रहेगा, क्योंकि उन्हें वह रहेगा कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों की जांच होगी तो वो आसानी से कार्य करेंगे। लास्ट लाभ है कार्यकुशलता में वृद्धि। जब कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक खंड में किए गए कार्य की जांच दूसरे खंड के व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, तो हर व्यक्ति यह चाहेगा कि उसके द्वारा किए गए कार्यों में कहीं कोई गलती नहीं हो। तो यदि कहीं कोई बात उसे न समझ आती है
तो वह अपने अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति से पूछकर उस कार्य का निष्पादन कर लेता है, जिससे उसमें कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अच्छा, अभी तक हमने इसके उद्देश्य देख लिए, लाभ देख लिया। अब देखते हैं कि आंतरिक निरीक्षण से क्या क्या हानियां हैं। सबसे पहली हानि है अधिक खर्चा। ये तो है, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से हमारी कर्मचारियों की आवश्यकता बढ़ेगी, स्टेशनरी और की आवश्यकता बढ़ेगी, इसलिए खर्चा बढ़ जाता है। फिर कार्य का दोहराव है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का कार्य स्वतंत्र रूप से एक और व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अतः जो व्यक्ति पहला ये कार्य करता है, उस कार्य के समाप्ति के पास वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है, तो वो व्यक्ति पहले वाले किए गए व्यक्ति के कार्य की जांच करेगा, फिर अपना कार्य करेगा। इसी तरह दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो तीसरे के पास पहुंचेगा, तो तीसरा व्यक्ति पहले दो के द्वारा किए गए कार्यों की जांच करके फिर अपना कार्य करेगा। इससे कार्य का दोहराव बढ़ता है। फिर स्वामी का लापरवाह होना। जब आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई जाती है और कार्य का विभाजन किया जाता है, तो व्यवसाय ये सोचता है कि निरीक्षण के वैसे कर्मचारी कार्य ईमानदारी से करेंगे और वो मेरे व्यवसाय में कोई इसी प्रकार का छल या कपट नहीं होगा। इससे वो क्या, उसमें एक व्यवसाय में एक लापरवाही का भाव आ जाता है और वो व्यवसाय के प्रति लापरवाह हो जाता है। नेक्स्ट है कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव। जब स्वामी लापरवाह होगा तो कर्मचारियों पर भी इसका गलत असर पड़ेगा, क्योंकि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली तो अपना ली, लेकिन इसके साथ साथ में यह प्रणाली तभी सक्सेस है जब बराबर स्वामी द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता रहे और इसकी रिपोर्ट लेती जाए। ये नहीं होगा तो कर्मचारी भी लापरवाह होंगे, इससे उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अंकेक्षक का लापरवाह होना। जब मालिक ही लापरवाह होगा तो कर्मचारी और अंकेक्षक स्वयं भी उस कार्य को टालने में रहेंगे या शीघ्र उस कार्य को पूरा करने में लगेंगे, जिससे अंकेक्षक लापरवाही कर सकता है। उसके बाद है गुटबंदी द्वारा गड़बड़। गुटबंदी द्वारा गड़बड़ कैसे होता है कि जब मालिक लापरवाह हो या किसी कार्य को करने में 4 या 5 व्यक्ति ही है, तो वो व्यक्ति आपस में मिलकर और प्री प्लान से कोई छल कपट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा निरस्ता। निरस्ता किस प्रकार होगी कि इसमें कार्य का रिपीटेशन है। जब कार्य का रिपीटेशन है तो बार बार किसी कार्य को जांचने से आदमी में निरस्ता आती है। ये हो गई हमारी आंतरिक निरीक्षण से हानियां। अब हाँ, लेकिन ये आंतरिक निरीक्षण से हानियां हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है जितने इसके फायदे हैं। यदि इस प्रणाली को हम सावधानीपूर्वक या सोच समझकर चालू करें और समय समय पर इसकी जांच करते रहें, तो इन सभी हानियों से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है आंतरिक निरीक्षण की विशेषताएं। आंतरिक निरीक्षण की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहले विशेषता तो यही है कि इसमें कार्यों का विभाजन किया जाता है। जिस किसी भी व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई जाती है, वह उस संस्था में प्रत्येक कार्य के संबंध में एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है और उस कार्य को करने के लिए
उसे कई खंडों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक खंड का एक व्यक्ति को उत्तरदायी बना दिया जाता है, जिसे कोई एक कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्य की स्वतंत्र जांच। आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था ही ऐसी है कि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की जांच अगले स्तर पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है। तो पहला कर्मचारी कार्य के जिस भाग को पूरा करता है, जिस स्थान पर उसे छोड़ता है, दूसरा कर्मचारी उस कार्य को वहीं से प्रारंभ करता है। ठीक है, इस तरह वह पहले वाले कार्य को जांचता है और उसके पश्चात अगला कार्य पूरा करता है। ठीक है, इस तरह से हमारी इसके कार्यों की स्वतंत्र जांच, पहले द्वारा व्यक्ति के किए गए कार्य की स्वतंत्र जांच हो जाती है। उसके बाद है कार्यों व कर्मचारियों में परिवर्तन। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत समय समय पर कर्मचारियों को उसकी जिम्मेदारी बदलती रहती है। आज उसने क्रय संबंधी कार्य किया है तो नेक्स्ट में उसको विक्रय संबंधी कार्य में भेज सकते हैं, उसके बाद मजदूरी से संबंधित में भेज सकते हैं, उसके बाद कैश से संबंधित कार्य दे सकते हैं। इस तरह किसी एक ही कार्य में उसको हमेशा लगाए नहीं रखते हैं, यानी यह रोटेशन में कार्य चलता रहता है। इस तरह कर्मचारियों और कार्यों व कर्मचारियों में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण। जब कार्य का विभाजन ही इस तरह कर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संपन्न किए गए कार्य की जांच अन्य व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, तो जिस भाग में गलती होगी वह भाग जिस कर्मचारी के द्वारा पूरा किया गया है वो ही उसके लिए उत्तरदायी होगा। इस तरह अधिकार एवं उत्तरदायी का निर्धारण इसमें हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा छल कपट व गबन में कमी। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई ही इसलिए जाती है कि व्यवसाय में छल कपट एवं गबन न हो तो भी कम से कम हो और वो शीघ्र ही पकड़ में आ जाए, जिससे व्यवसाय को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो।